नमस्कार दोस्तों। क्योंकि आज 19 नवंबर है और दो चीज़ें आज खास हैं। एक हमारी शादी की सालगिरह भी है और दूसरा आज देश के प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर के किसानों से माफ़ी मांगी है अपने एक साल के दुर्व्यवहार के लिए कि उसने किसानों की नहीं सुनी। और सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए प्रधानमंत्री ने तीनों खेती के कानून वापस लेने की बात कही है कि सरकार इस महीने के अंत तक तीनों कानून वापस ले लेगी। दो तीन चीज़ें समझने की हैं कि अब किसानों का रुख किस तरफ होना चाहिए और प्रधानमंत्री ने ये कानून वापस लिए क्यों हैं। तो पहले बात, प्रधानमंत्री का 3 दिन का दौरा प्रस्तावित था यूपी के अंदर। अब यूपी में वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि भाजपा के नेताओं का विरोध जारी था। अब उस विरोध को थोड़ा बहुत अपने फेवर में लाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक कार्ड खेला है। मीडिया सारी की सारी सरकार के पास गिरवी रखी हुई है। उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, उनको बेच दिया है या गिरवी रख दिया है। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री बोलते हैं या जो सरकार बोलती है वही मीडिया बोलता है। तो आप देखेंगे कि सरकार का ये नज़रिया रहा है कि वो किसी भी तरह से किसानों को बदनाम कर दे। या तो वो उनको खालिस्तानी साबित कर रहे थे, या वो कह रहे थे कि ये तो आतंकवादी है, या कह रहे थे ये तो कुछ शराबी हैं। भाजपा की एक नचनिया नेत्री थी, वो उसको मवाली बोला करती थी। और लगभग भाजपा के मंत्रियों ने सभी ने इनको बदनाम करने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये तो कुछ किसान हैं। आज प्रधानमंत्री के भाषण में भी ये बात आई कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। मैं आपको बताऊं, आप किसी किसान को समझा नहीं पाए। जिनको आप समझा पाए वो भी आप अभी लाए थे 3 महीना पहले उनके नए संगठन बनाकर, और वो आपके यहाँ गिरवी रखे हुए ज़मीर वाले लोग थे। इसलिए आपको बताएं कि वो किसान नहीं थे जिनको आप कह रहे थे कि ये किसान कह रहे हैं कि किसान ये बिल जो है खेती के बिल बहुत बढ़िया हैं। किसी भाई को अगर ये देखना हो कि ये खेती के कानून कैसे समाज के हर तबके की मौत के फरमान हैं, तो मेरे ही YouTube चैनल के ऊपर और मेरे Facebook पेज के ऊपर दोनों जगह मैंने इनकी वीडियोस डाली हुई है। 1 घंटा 21 मिनट की वीडियो है। बहुत करीब से एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दरअसल ये कानून तो वापस लेने ही थे। तो जैसे कि वापस लेने के बाद आज किसान फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया जहां जून 2020 में खड़ा था। जून में जब एक फर्जी महामारी की आड़ में ऑर्डिनेंस ला करके ये 3 कानून लाए गए थे, उससे पहले भी किसानों के लिए कोई कानून नहीं था जो उनको मदद करे। तो ये कहने की बात होगी कि आज हम जून 2020 में आकर के खड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री साहब, इसमें आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आपने एक घटिया काम किया था। ये ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून लेकर के आए थे। आपने वो नीचता बड़ी हरकत की थी, उस हरकत को आपने सुधारा है। वो भी 800 से ज़्यादा किसानों के शहीद होने के बाद, वो भी इतने सारे लोगों का पैसा बर्बाद करने के बाद, वो भी अपने सारे विधायक और सांसदों के बुरे हालात देखने के बाद, जब आपने देखा कि आपका मुख्यमंत्री तक घुस नहीं पा रहा है, जब आपने देखा कि आपका कोई भी सांसद, कोई भी विधायक किसी अपने उसमें अपनी सदन में नहीं जा पा रहा, अपने चुने हुए क्षेत्र में नहीं जा पा रहा, ना विधानसभा में ना अपनी पार्लियामेंट क्षेत्र में जा पा रहा था, इसीलिए आपने डरते हुए कि कहीं यूपी के चुनाव से पहले आपका बुरा हाल ना कर दिया जाए और जमानत जब्त ना हो जाए, इसलिए आप इस डरते हुए ये कानून वापस लिए हैं। तो आपने अपनी निजतापूर्ण हरकत को माना, ये कानून गलत थे ये माना, ये किसान बैठे हुए थे ये भी मान लिया। आपने ये कानून वापस लेकर के ये बात मान ली कि इस देश के अंदर आने वाले वक्त में किसान बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी और आप नहीं बताएंगे। तो ये एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा, किसान नेताओं से एक आग्रह है और उनके लिए एक चुनौती है कि ये कानून मात्र वापस ले लेने से कोई लड़ाई खत्म नहीं होती है। जो पिछले 2 सालों के अंदर ये महामारी का फर्जी प्रोपेगेंडा चालू करके जो खेल खेल रही है सरकार, इसकी आड़ में संसद से जितने भी कानून ऑर्डिनेंस के जरिए या ध्वनि मत से पास होकर के बने हैं, वो सारे के सारे कानून वापस करने लायक होंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए।
250 से ज़्यादा कानून पास कर चुकी है सरकार, जिसके अंदर खुले में आप कुछ बेच नहीं पाएंगे तो हलवाई बर्बाद हो जाएंगे। हाईवे के ऊपर सारे बैरियर लगा दिए हैं, छोटे दुकानदार, चाय वाले, रेडी पटरी वाले सब बर्बाद हो जाएंगे। आपने इससे पहले जो जीएसटी लेकर के आए थे, नोटबंदी लेकर के आए थे, बैंकों के मर्जिंग का मामला हो, चाहे आने वाले वक्त में डिजिटल इकोनॉमी लेकर के आना हो, चाहे आप इसकी आड़ में बिजली का कानून लेकर के आने वाले हों, चाहे आप पानी का कानून लेकर के आने वाले हों, तो मैं आपको बड़ी शिद्दत के साथ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार चाहती है कि आपके ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाए। इन्होंने आपकी मूवमेंट के ऊपर तो कंट्रोल करना शुरू भी कर दिया है। आप देखिए ऑस्ट्रिया के अंदर आज एक नया तरह का लॉकडाउन लगा है कि जिसने पूरी डोज नहीं ले रखी है, पूरी डोज का गणित भी समझना होगा आपको। ये मत समझिएगा कि भारत में 2 डोज पूरी डोज हो जाएंगी, अब आपकी तीसरी आ रही है। जो हार्ट अटैक से बच जाएंगे, जो पैरालिसिस से बच जाएंगे, जो ब्रेन हैमरेज से बच जाएंगे, जो लेथार्जिक होने से बच जाएंगे, एलर्जी से बच जाएंगे, लगातार बुखार से बच जाएंगे, नज़ले से बच जाएंगे, जुकाम से और इन चीज़ों से बच जाएंगे, उनको कैंसर होने वाला है आने वाले टाइम में। और जो उससे भी बच जाएंगे, ये लगाते रहेंगे और आपको कंट्रोल करते रहेंगे। तो ऑस्ट्रिया में एक नई तरह की मूवमेंट, एक नए तरह का लॉकडाउन लगा है कि जिन्होंने पूरी डोज नहीं लगी है उनके लिए लॉकडाउन है। यानी अगर आप सड़क पर उतरेंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं पूरी तरह से टीका लगाया हुआ आदमी हूं। इस गेम को समझना होगा आपको। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले, जबकि पूरी दुनिया में पता चल गया कि ये सब प्रोपेगेंडा था, पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इनको सारे संसाधनों पर कब्जा चाहिए, इनको आपका लोहा भी चाहिए, आपका दस्त भी चाहिए, आपको आपका जस्त के साथ साथ आपका सल्फर भी चाहिए, आपका एल्यूमिनियम भी चाहिए, आपका निकल भी चाहिए, आपका जो भी मेटल धरती के अंदर हैं, जितने जंगल हैं, जो पानी है, इनको सबके ऊपर अपना कब्जा चाहिए। और ये होने वाला है। इन्होंने 20-20 रुपए में पानी का एक लीटर पानी का दिखा दिया है कि 1 लीटर पानी 20 रुपए का आ सकता है। ये आने वाले वक्त में आपके बच्चों को ये बताएंगे कि भैया ये झरना अडानी साहब का है, ये वाली नदी अंबानी साहब की है। जैसे इन्होंने रोड बेचने शुरू किए, यहाँ से यहाँ का रोड इनका है, यहाँ से यहाँ की पटरी इनकी है, ये प्लेटफॉर्म इनका है, ये लाल किला इसका है, ये संस्थान इसका है, एम्स इसके हो जाएंगे, ITI इसकी हो जाएंगी, IIT इसकी हो जाएंगे, स्कूल इनके हो जाएंगे, जमीनें इनकी हो जाएंगी, खेत इनके हो जाएंगे, सब कुछ इनका हो जाएगा। तो आप कहाँ जाएंगे? आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके बच्चों के लिए रोजगार के साधन कहाँ से बनेंगे? नया प्रोडक्शन कैसे होगा? आप तो सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे, आप तो इनका सामान खरीदने वाले बन जाएंगे। यहाँ से सारा कच्चा माल ये ले जाते रहेंगे वहां पर, और वहां से बना हुआ माल लेकर के आएंगे और भारत को लूटते रहेंगे जैसे इससे पहले लूटते रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बोलना शुरू नहीं किया तो ये आपके बच्चों की गुलामी तय करने वाले हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो खेल है, ये जो आप इस खेल को समझिए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस खेल को समझना इतना मुश्किल हो। ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपनी एनालिसिस को क्रिटिकल लाना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो कह रहे हैं ये हमारे आका नहीं है। आपको अपनी बातचीत के दौरान ये समझना है कि ये हमारे आका नहीं है, ये हमारे मालिक नहीं है, ये देश के राजा नहीं हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। हम राजा हैं, हमारी सरकार है, हमारा देश है, जनता मालिक है। हम बताएंगे कि तुम कौन सा कानून पास करोगे, ये नहीं बताएंगे कि सड़क पर कौन उतरेगा और कौन नहीं उतरेगा। ये बात आपको समझनी होगी। भ्रष्टाचार के रोज नए आयाम बन रहे हैं। आपने हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर के पास अटैची में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलने की खबर तो पड़ी ही होगी। मतलब इंटरव्यू लेते हुए अंदर अटैची में रिश्वत मांग रहा है। आप समझते हैं, रिश्वत मतलब वहीं पर ऑन द स्पॉट। तो आज व्यापम बहुत बुरी तरह से हरियाणा में छा चुका है। यूपी के अंदर तो बुरा हाल है ही, मध्य प्रदेश इससे पहले बहुत बदनाम हो चुका है। तो आप इस बात को समझिए कि आपके बच्चों को नशे की गर्त में धकेल करके अमित शाह अडानी के साथ मिलकर के ड्रग्स का धंधा कर रहा है और आपके बच्चों के पास पहुंच रही है। आपने वो खबर देखी होगी, एक गंजेड़ी 7 RCR में बैठा हुआ है और वो हमारे बच्चों के लिए गांजा हमारे बच्चों को अवेलेबल करा रहा है अमेजन के थ्रू। ये ऑनलाइन का जो धंधा है, ये आपके बच्चों को क्या दे रहा है आपको भी नहीं मालूम है। कड़ी पत्ता के नाम पर वो आप गांजा बेच रहे थे।
तो आप सोचिए कि और क्या क्या हो रहा होगा। पॉर्न साइट की भरमार हो रखी है, आपके बच्चों की जिंदगियों की बर्बादी को ये तय कर रहे हैं। ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। ये हर वो काम कर रहे हैं जहां आपके सारे संसाधन बिक जाएं और सब कुछ खराब हो जाए। तो बात वहीं पे शुरू लेकर के आता हूं कि किसान नेताओं को यह समझना चाहिए कि इस फर्जी महामारी की आड़ में जितने कानून लेकर के आए हैं ये वापस हों, यूएपीए जितने और जो पेंडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एनएसए जिनके ऊपर लगाया है वो वापस हों। आप ये भी आपको मांग करनी होगी कि हमें भारत के अंदर नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल वही सिचुएशन जो 22 मार्च 2020 से पहले की थी। अगर ये नॉर्मल नहीं आते हैं, आप सोचिए ये आपको घर घर आकर के टीके लगाने वाले हैं। और ये अगर होता है और जिसने एक भी टीका ले लिया, जिसने फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, समझिए उसने कंप्लाई कर लिया, वो गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया। यहाँ एयरपोर्ट पर मैं देख रहा हूँ, उधर मैं मेट्रो में देख रहा था, दिल्ली में देख रहा था, मैं और पूनम आज साथ में हैं और मैं आपको बताऊं कि हमने कहीं पर भी मास्क नहीं लगाया। मेट्रो में एंटर करते हुए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने 30 सेकंड के लिए मास्क एंटर करते हुए बोला और मैंने उसी टाइम साइड में कर दिया, उन्हीं से लेकर के समझिए मतलब। और उसके बाद हमने कहीं पर भी, अभी भी एयरपोर्ट पे हम लोग पिछले 5-6 घंटे से हैं और हमारी फ्लाइट लेट है और 3 घंटे लेट हो लगभग। तो हम ये देखिए कि वो जो मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ कि वो गधे अपने बच्चों को भी लगा करके रखते हैं, वो पेरेंट्स, उनको ये नहीं मालूम है कि इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है तो वो बीमार हो रहे हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके फेफड़े खत्म हो जाएंगे, सारे लंग्स खराब हो जाएंगे अगर इतना ज़्यादा आप लगा करके रखेंगे। तो इसलिए ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोपेगेंडा है ये इसलिए है ताकि लोग एक दूसरे से बात ना कर पाएँ। बात करेंगे तो सारी पोल खुलेगी, क्योंकि पिछले जो दूसरी जो लहर लेकर के आए थे वहाँ पर जब लोगों ने अपनी व्यथा बतानी शुरू की तो सबने बताया कि हमारे आदमियों को अस्पताल में गलत दवाइयाँ दे करके मारा गया और नाम आया दूसरी लहर का। तो ये खेल आप समझिएगा। इसलिए एमएसपी का कानून अभी तक बना नहीं है और यही कारण है कि किसान अभी वापस नहीं जा रहे हैं और किसी भी कीमत पर नहीं जा रहे हैं। अभी तो अगर एमएसपी का कानून नहीं बनता है तो ये समझिएगा कि अभी तो और कानून भी वापस करने हैं, इनको सब कुछ वापस करना पड़ेगा। इनको देश को वो सारे के सारे संसाधन वापस देने पड़ेंगे जो उन्होंने बेचे हैं। जो यूपी की खबर आपने पढ़ी होगी कि वहाँ सरकार सारी पंचायतों की ज़मीन प्राइवेट कंपनियों को दे रही है। वो कह रही है हमने कंपनियां भी सेलेक्ट कर ली हैं, कौन सी हैं। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा है किस किस को क्या क्या देना है, सब कुछ बेच रहे हैं ये लोग। तो आपको समझने वाली बात ये होगी कि इन किसान नेताओं से भी हमारा आग्रह है कि अभी ना उठें। हम अभी आज़ाद मैदान के लिए निकले हैं। कल मुंबई के अंदर हमारा प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन से हम लोग आगाज़ करेंगे पूरे भारत के अंदर कि हमें वापस वही नॉर्मल भारत चाहिए, हमारे बच्चों के लिए वही स्कूल चाहिए। और स्कूल के अंदर अगर स्कूल में टीचर्स अगर बिना बताए माँ बाप से अगर वो उनके बच्चों को लगा देते हैं तो ये समझिएगा कि आपको उनको मुकदमा करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको बहुत बड़ी फाइट करनी होगी, मैं उसके लिए तैयार रहना होगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये अगला निशाना आपके बच्चे हैं। हालांकि बच्चों के लिए एक बात आई है कि बच्चों पे इतना नेगेटिव असर नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के लिए इनका दूसरा प्लान है। आने वाले वक्त में किसका डीएनए आगे जाएगा, किसका नहीं जाएगा, आप कितना सड़क पर निकल पाओगे, आप कितना पैसा कमाओगे, आप क्या काम करोगे, ये सब कुछ ये डिसाइड करेंगे, आप नहीं करेंगे। आज़ादी की कीमत आपको सबसे ज़्यादा पता है। आपके बच्चों को तो आदत है गुलाम रहने की। सुबह उठते ही 6 बजे स्कूल में दौड़ो, जो मैडम कह रही है वही मानो, उसके बाद शाम को ट्यूशन वाली मैडम और शाम के बाद करिए। तो ये आप समझिए कि ये जो खेल है ये माँ बाप को समझना होगा कि आपके बच्चे पहले से ही गुलामी के दौर में जी रहे हैं। आप आज़ाद भारत में रहे हो, आपको मालूम है आज़ादी की कीमत, तो आपको अपने बच्चों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम एक पीढ़ी को तो स्ट्रगल करना होता है। ये देखो, ये 24 घंटे ये देखो ये क्या बोलती है,
ये क्या बोलती है? ये आपको 24 घंटे याद दिलाती रहती है कि तुम गुलाम हो, तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते, तुम अपना मुंह खुला नहीं रख सकते, तुम्हें अपनी गुलामी की निशानी 24 घंटे अपने मुंह के ऊपर रखनी पड़ेगी, अपने बच्चों के ऊपर भी रखनी पड़ेगी। ये पूरा इंतजाम करके रखते हैं, आपको भूलने नहीं देंगे। टेलीविजन पे देखेंगे, आप स्क्रीन्स पे देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, दीवारों पे लिखा हुआ देखेंगे, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, यही सब चल रहा होगा। ये एक पीढ़ी को कम से कम स्ट्रगल करना होगा, मैं ये बात कह रहा था। तो आप इस बात को समझिए। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसका समाधान बताइए। देखिए, सबसे पहला समाधान होता है जागृत रहना, इन्फॉर्म्ड रहना, रिसर्च कीजिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, रॉकेफेलर फैमिली के बारे में, रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में, बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स का भारत के अंदर कानून बनने के साथ क्या संबंध है? ये प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाता है, आते ही कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा रचता है, नई कोई कानून लेकर के आता है, यहाँ से कानून पास करके ऐसे ही भाग जाता है विदेश में। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या रिसर्च है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। इसके बारे में और दस्तावेज चाहिए, यूट्यूब के ऊपर आप जाकर के वीडियोस को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप समझिएगा। इसके अंदर जो लिंक दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल के, उन वीडियोस को देखिएगा, आपको पता लगेगा सारे के सारे इस पूरे के पूरे खेल को समझाने की कोशिश की है। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए मैं आज के लिए अभी हम बंद करते हैं, और इनके बाद बहुत जल्दी हम लोगों को एक ऐसा अभियान शुरू करना होगा कि ज़मीनें भी ना बेच पाएँ, और ये नया नॉर्मल जो जिसको नया नॉर्मल कह रहे हैं ये भी बंद हो, और हमें वापस वही मार्च 2020 से पहले वाला नॉर्मल चाहिए। और ये मुंह ढकने वाला प्रोपेगेंडा, ये टीके की ज़बरदस्ती वाला प्रोपेगेंडा, ये जो हर जगह पे आप मांग रहे हो सर्टिफिकेट, ये वाला खेल बंद होना चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस खेल को समझिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, लोगों से बात कीजिए, करते रहिए। अगर आसपास किसी को साइड इफ़ेक्ट हुए हो, उसकी वीडियो बनाइए, उस वीडियो को अपने वहाँ डालिए अपने चैनल पर। नहीं तो लोगों को जागरूक कीजिए और बताइए कि हमारे जानकारी में फ़लाँ बंदा को ये हो गया, फ़लाँ बंदे को ये साइड इफ़ेक्ट हो गए। आपकी जानकारी में किसी को साइड इफ़ेक्ट हुए हैं तो हर वीडियो में कमेंट पे लिखते रहिए, और ताकि वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचे तो प्लीज़ आप लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए, ताकि लोगों को पता चले, और शेयर कीजिए। तो बाकी लोग इस बात को समझें कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आज़ाद भारत का छोड़िए, दुनिया का सबसे बड़ा, मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम है ये प्लैंडेमिक, इसे हम प्लैंडेमिक बोलते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।